कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने स्थापत्य कला को हमने अच्छे से पढ़ चुके थे। अब स्थापत्य कला से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो एक टॉपिक है वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला से प्रश्न कई बनने की संभावना रहती है और वर्तमान में यूपीएससी ने मूर्ति कला के ऊपर प्रश्न पूछने की कोशिश भी की है, तो हमारे लिए मूर्तिकला पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो मूर्तिकला से कई सारे प्रश्न बने हुए हैं, वो प्रश्नों को हम लेक्चर के अंत में देखेंगे, परंतु सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा मूर्तिकला पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको बता दे इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताना चाहता था। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों बेटा? 3 भागों। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। मैं आपको इसके विषय में बता दूं। प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा इतिहास जो प्राचीन काल का तो है, परंतु इस विषय में जानकारी ना तो हमें लिखित रूप में है, ना भाषाई रूप में, किसी भी आधार पर हमें नहीं दिखाई देती। केवल और केवल चित्रों के माध्यम से ही हम वर्णन कर पाते हैं, और यही कारण है कि इस इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसे कोई भी इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें भाषा भी आपको दिखाई देंगी, लिपि भी दिखाई देंगी, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा सभ्यता, भाषा भी थी, लिपि भी थी, परंतु लिपि चित्रात्मक थी, इसके कारण उसे पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा जो आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें भाषा भी थी, लिपि भी थी, पढ़ा भी जा सका, और उस समय की जानकारी के विषय में केवल आपको साहित्यिक स्रोत नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों के विवरण में भी आपको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार के इतिहास को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है महाजनपद से। किससे बेटा? महाजनपद से। और इस महाजनपद में जो प्रमुख था वो था मगध। और इस मगध वंश में, मगध जो जनपद था उसमें कई सारे वंशज आए, जिसमें था पहला हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, और नंद के बाद अंतिम रूप से आया मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जैसा ही पतन हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में हमें दिखाई दिया भारत में कई सारी विदेशी शक्ति आई। और ये कई सारी विदेशी शक्ति आई, तो इसके बाद के महाजनपद काल के बाद के काल को कहा गया, जो मौर्य काल के बाद का काल, उसे कहा गया अंधकार काल। कौन सा काल कहा गया बेटा? अंधकार काल। इस अंधकार काल को क्यों कहा गया अंधकार काल? समय को क्यों कहा गया? क्योंकि ये कारण कई सारे रहे, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे जब हम प्राचीन काल को पढ़ेंगे। तो इस अंधकार काल की शुरुआत मानी जाती है 1 शताब्दी ईसा पूर्व से। कौन से? 1 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4 शताब्दी तक के, 4वीं शताब्दी तक के, अर्थात मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय से के बीच का जो काल माना गया, कौन सा काल माना गया? अंधकार काल। और इस अंधकार काल में देशी शक्ति भी रही जो देश की थी, मूल थी, और विदेशी भी रही। और विदेशी शक्ति में आपको इंडो ग्रीक, शंख, पलहन, कुषाण, ये प्रमुख शक्तियां दिखाई देंगी जो भारत में आती है और भारत में आने वाली। इसके बाद लगातार शक्तियों का आगमन होते रहा, तो हमें इन शक्तियों को थोड़ा सा याद में रखना है। इंडो ग्रीक, शंख, पलहन और कुषाण, ये शक्तियों का कहीं ना कहीं हमें महत्व दिखाई देगा हमें मूर्तिकला में। बस उतनी ही बात बताना था, इसलिए आपको हमने थोड़ा सा प्राचीन काल का थोड़ा सा रोड मैप बताने की कोशिश की। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है, और वीडियो अंत तक के देखा करिए, ताकि आपको वीडियो के ऊपर जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, और वीडियो की जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़े। तो मूर्तिकला के विषय में जो हम बात कर रहे थे, तो मूर्तिकला एक टॉपिक है जो हमें भारत में 3 प्रकार से दिखाई देती है। पहला, जिसे हम गंधार शैली के नाम से जाने, दूसरा मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है, और तीसरी थी अमरावती। एक चौथी आई जिसे कृत्रिम मूर्ति कला के रूप में भी जाना जाता है, उसे कहा जाता है पाल मूर्ति कला। ये पाल वंश आपको मध्यकाल के पूर्व में दिखाई देगा। मध्यकाल के पूर्व में 700
50 के करीब करीब ईसा में इस वंश की स्थापना होती है और 850 तक के ये चलता है, जिसके कई सारे शासक रहते हैं, जिसमें गोपाल, देवपाल और महिपाल ये प्रमुख शासक आपको दिखाई देंगे। तो इन शासकों के समय में जो मूर्तिकला का विकास हुआ वो कृत्रिम प्रकार की मूर्तिकला थी। कैसी थी, क्या थी, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर हम देखते हैं गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला। नाम से समझ में, गांधार आपको पता है महाराणा, जो महाभारत आपने पढ़ी, उस महाभारत में शकुनी मामा जो थे वो गांधार के थे। तो मतलब गांधार कहाँ पर आता है, ये गांधार आता है बेटा वर्तमान के अफगानिस्तान के क्षेत्र में। मथुरा आगरा के पास में, अमरावती महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है उसकी जो घोषित कैपिटल है वो है अमरावती। ये 3 जगह है और इन 3 जगह पर मूर्तिकला का विकास हुआ। और ये तीनों जगह पर जो मूर्तिकला का विकास हुआ उस मूर्तिकला की विशेषता अलग अलग रही, इसलिए मूर्तिकला को भी हमने 3 रूपों में बांट दिया। अब हम ये देखते हैं गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला, एक एक चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक के समझ में आ चुका होगा कहाँ कहाँ पर है, ये भी पता चल गया। अब एक मूर्तिकला लेते हैं, उस मूर्तिकला का नाम है गांधार मूर्तिकला। गांधार मूर्तिकला जो है, गांधार मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला का जो विकास हुआ वो यूनानी आक्रमणकारी के प्रभाव प्लस स्थानीय प्रभाव के मिश्रण से हुआ। किससे हुआ बेटा, मिश्रण से हुआ। और यूनानी प्रभाव के मिश्रण से होने के कारण, यूनानियों का मिश्रण होने के कारण यूनानी देवता का भी कहीं ना कहीं भान, कहीं ना कहीं तत्व हमें इस समय की मूर्तिकला में दिखाई देता। और यही कारण है कि इस समय में जो मूर्तिकला दिखाई देती है उसमें केवल स्थानीय तत्वों का प्रभाव नहीं दिखाई देता। कारण ये रहा कि जैसे ही मौर्य काल की समाप्ति हुई, तो मौर्य काल की समाप्ति के बाद में जो अखंड भारत था, जहां पर पूरे भारत के क्षेत्र पर मौर्य काल का आधिपत्य था, धीरे 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 मौर्य काल की समाप्ति हुई और भारत में कई सारे राज्यों का कहीं ना कहीं बनावट, बसाहट कहीं ना कहीं भारत में बैठी। और इसके कारण कई सारे विदेशी शक्तियों का भी आगमन हुआ, जिसमें सबसे पहले आने वाली इंडो ग्रीक आए, ग्रीक के बाद में शंक आए, शंक के बाद में पठान आए, फिर अंत में कुषाण आए। तो जो यूनानी थे, जो इंडो ग्रीक से आए थे, वो आए और आने के बाद में यहाँ पर कुछ समय तक के रहे। और आने का जो मार्ग रहा वो प्राय भारत के उत्तर पश्चिम का रहा। और उत्तर पश्चिम का होने के कारण इस क्षेत्र पर हमेशा विदेशी शक्ति आई, चारों विदेशी शक्ति आई लंबे समय तक यहाँ पर शासन की। तो इसके कारण स्थानीय प्रभाव मूर्तिकला पर तो था ही, परंतु विदेशी प्रभाव भी बन गया। और विदेशी प्रभाव बनने के कारण इसे विदेशी प्रभाव वाली मूर्तिकला भी कहा गया, जिसका कहीं ना कहीं कारण इसलिए क्योंकि इस समय में जो मूर्तियां बनी वो मूर्तियां खासकर देवता की बनती थी। और देवता में भी खासकर सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, देवता में भी खासकर आपको महायान संप्रदाय जो बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसकी मूर्तियां बनी। और उसकी मूर्तियों में भी यहाँ पर यूनानी देवता अपोलो जो थे, उन अपोलो के समान बुद्ध को बताने की कोशिश की। यथार्थवादी मूर्तियां बनाई, यथार्थवादी, आदर्शवादी नहीं, यथार्थवादी बनाए। जूते पहनाए गए, दोनों पैरों में जूते पहनाए गए, खड़ी मुद्रा में बनाया गया, मतलब उभे हैं। और उसके बाद में उनके हाथ में एक धनुष जैसी वस्तु रखी गई, बाल बिखरे हुए, कपड़े पहनाए गए, हाथ पैर में जो नसें है, जो कद काठी अच्छी बताई गई। इस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, जो कहीं ना कहीं बताता है कि भैया गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, उन बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी प्रभाव है। ये खास विशेषता भी रही और ये खास तत्व विदेशी भी थे। परंतु जो विषय वस्तु थी वो प्राय भारतीय बनी रही। मतलब जो विषय थे वो प्राय भारतीय का मतलब ये है कि लगातार वो भारत के से संबंधित विषयों पर ही मूर्तियों का निर्माण करते। गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियां तो प्राय बनाए, और गौतम बुद्ध भारत के थे तो स्वाभाविक रूप से विषय वस्तु हमें दिखाई देती। ये खास विशेषता रही गांधार मूर्तिकला। पर गांधार मूर्तिकला के बाद में जो अगली मूर्तिकला हमें दिखाई दी, वो अगली मूर्तिकला थी बेटा मथुरा मूर्तिकला। मथुरा मूर्तिकला एक आदर्शात्मक मूर्तिकला थी। आदर्श, गौतम बुद्ध को ध्यान मुद्रा में बताया गया। गौतम बुद्ध
जब ध्यान मुद्रा में थे तो उनके द्वारा एक बार धरती को छुआ गया था कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो इसका जो साक्ष्य है वो इस धरती को पता है। तो भूमि छूते हुए भूमि स्पर्श वाली मूर्ति बनाई गई। उनका जो आभा मंडल था वो बहुत अधिक चमकदार बताने की कोशिश की। सर पे बाल नहीं थे, केवल केवल पीछे से एक चोटी बताई गई। कप जो वस्त्र थे वो साधारण वस्त्र, जिस प्रकार से ऋषि मुनि वगैरह पहनते हैं उस प्रकार के वस्त्र बताए गए। ध्यान मुद्रा में जो आसन है वो आसन भी बताया गया। तो मतलब इस समय में जो मथुरा पर जो मूर्तियों का निर्माण हुआ, उन मूर्तियों का निर्माण हमें गौतम बुद्ध की आदर्शवादी स्थिति को देखते हुए थे जो निर्माण किया गया। परंतु यहाँ पर केवल गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियों का निर्माण हुआ। जैन धर्म के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, हम जैन धर्म के विषय में जो 24वें गुरु माने गए हम उसे देखेंगे। परंतु 23वें गुरु जो पार्श्वनाथ थे उनके संबंध में भी हमें मूर्तियां दिखाई देती मथुरा में। जहां पर जो मूर्तियां बनी उसे पूरी तरह से सांपों से लपेट के बनाया गया, जो कहीं ना कहीं पार्श्वनाथ की मूर्तियों के संकेत करता है। पर साथ में इस क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का बनाने की कोशिश की गई। तो मतलब मथुरा मूर्ति कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया वो आदर्शात्मक थी, और जो गांधार शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया वो व्यवहारिक थी। परंतु वहां पर जो पत्थरों का यूज किया गया वो नीले पत्थरों का यूज किया गया। यहाँ पर जो पत्थरों का यूज किया गया वो लाल बलुआ किस्म के पत्थर थे। ये ध्यान में रखिए, लाल बलुआ किस्म के पत्थर थे। इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगली जो मूर्ति कला आती है वो नेक्स्ट मूर्ति कला रहती है, उसका नाम है अमरावती। अमरावती मूर्ति कला का जो विकास हुआ वो अमरावती मूर्ति कला का विकास वर्तमान के अमरावती क्षेत्र में जो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में घोषित कैपिटल है वहां पर हुआ। और इस मूर्ति कला का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंधकार काल के प्रमुख शासक वंशज सातवाहन और इच्छावुक के द्वारा। और इस समय में जो मूर्तियां बनी वो गौतम बुद्ध से के पूर्व जन्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। और पूर्व से संबंधित जन्म से पूर्व की जो मूर्तियां थी, मतलब पूर्व के जन्म की जो कहानियां थी, उनके विषय में ध्यान लगाकर मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसे जातक कथाओं पर आधारित मूर्तियां भी कहा जाता है। और इस मूर्तियों की खास विशेषता ये थी कि मूर्तियां चट्टानों में धसी हुई रूप में बनाई गई और थोड़ी सी उभार लिए हुए थी। और इसके कारण यहाँ पर हमें मूर्ति कला का एक अच्छा दूसरा रूप दिखाई देता है। और साथ में ये मूर्ति कला इन दोनों मूर्ति कला की तुलना में सबसे पुरानी मूर्ति कला मानी गई। और अलग खास विशेषता ये है कि गांधार शैली में जो मूर्ति कला थी, जो गांधार शैली की जो मूर्ति कला है, उस मूर्ति कला में नीले पत्थरों का यूज किया गया। मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, यहाँ पर संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो ये एक अलग किस्म की मूर्ति कला आपको दिखाई देगी। इसके बाद में हम जो एक मूर्ति कला पढ़ेंगे वो मूर्ति कला कृत्रिम मूर्ति कला, जिसका विकास हुआ बेटा आगे जब पाल वंश हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने अभी तक के अंधकार काल देखा, अंधकार काल के बाद में मैंने एक शब्द लिया गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में आता है बेटा उत्तर गुप्त काल, और उत्तर गुप्त काल के बाद में आता है हर्ष का शासन। और हर्ष के शासन के बाद में तीन शक्तियां भारत में दिखाई देंगी। तीन शक्तियों में एक शक्ति जो वर्तमान का बंगाल है वहां पर पाल दिखाई देंगे। वर्तमान का महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र वहां राजकोट दिखाई देगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा पर आपको प्रतिहार दिखाई देगा। और ये तीनों के बीच में एक क्षेत्र के लिए युद्ध होता है जिसका नाम रहता है कन्नौज। और तीन शक्तियों के बीच होता है उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों शक्ति शामिल रहती है, जिसमें से एक शक्ति के द्वारा जिस कला को मूर्ति कला को बहुत अधिक विकास दिया गया उसे का नाम था पाल वंश, और जिसने कृत्रिम मूर्ति कला को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने की कोशिश की। तो कृत्रिम मूर्ति कला क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय में मूर्ति का जो निर्माण किया गया था वो पाषाणों के आधार पर ना करके धातुओं का गलन करके उसे सांचे में ढालकर फिर मूर्तियों का निर्माण किया गया। और वस्त्र जो थे वो शरीर पर बाहर रूप से लगाने की कोशिश की गई। कपड़ों के जो बाहर कपड़े जिस प्रकार से आप देखते होंगे वर्तमान में, उस प्रकार से कपड़ों को लगाने की कोशिश की गई, जिसके कारण ये कहा गया कि जो पाल मूर्ति कला है उस पाल मूर्ति कला में हमें कृत्रिमता दिखाई देती है।
तो इसलिए कृत्रिम मूर्ति कला का भी एक श्रेणी निकल कर आ गई जिसका प्रतिनिधित्व पाल वंश करता था, जिसके संस्थापक गोपाल हमें पता चलते हैं। और गोपाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि गोपाल जनता के द्वारा कहने पर, जनता के आग्रह पर बनने वाला एक शासक था। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा। तो ये जानकारी जब हमें पता हो गई तो इसके आधार पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो थोड़े से प्रश्न लिखिए। मूर्ति कला कितने प्रकार की है? दूसरी, गांधार मूर्ति कला को विदेशी मूर्ति कला कहा जाता है, यह सही बात है कि गलत है? तीसरा, मथुरा मूर्ति कला में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया? आदर्शात्मक मूर्ति कला और यथार्थ मूर्ति कला में क्या अंतर है? ये आपके सामने कुछ हमने प्रश्न लिखे और इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर इन आंसरों को लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने जिस प्रकार से सोचा है वो मेरी सोच और आपकी सोच कहीं ना कहीं मिलती जुलती है क्या नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिना भूलिए। थैंक यू।